अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ये वो केमिकल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से ब्लड को उसका कलर मिलता है। यानी कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जो है इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड है। कलर्ड कंपाउंड्स हैं जो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं टुवर्ड्स ब्लड, ठीक है, टुवर्ड्स द टिश्यूज, ठीक है ना। और हमारे पास ये रिवर्सिबली बाइंड करते हैं, यानी कि दोबारा से डिटैच भी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो कलर्ड नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है जिसको हीम ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। और हीम ग्रुप मोस्टली हमारे पास आयरन ही है, जिस तरह से हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप जो है वो आयरन की फॉर्म में है। टू वेल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन से हैं? हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन आपके मसल्स में होती है और हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर होती है, आरबीसीज के अंदर, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है। प्रोटीन चेन्स की फॉर्म में होती हैं और जो प्रोटीन चेन्स हैं इनमें से 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स हैं। और हर चेन जो है उसके सेंटर में क्या जुड़ा हुआ है? एक हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है, और हीम ग्रुप जो है इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है ना। और आयरन जो है ये लूजली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और इस तरह से ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है। अब हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में द पिगमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। सिंपल सी लॉजिक है, हाई कंसंट्रेशंस में जब होगी ऑक्सीजन तब इनके साथ बाइंड करेगा, और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी तो वहां पे करके इसको रिलीज कर देगा। होता ऐसे ही है ना कि जहां पे आप जब ब्रीथ करते हैं तो आपके लंग्स के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पे, तो वहां पे ये ब्लड के साथ कंबाइन करती है। और जब ये चले जाती है टिश्यूज के अंदर, तो टिश्यूज के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पे जाके ये रिलीज हो जाती है। तो वो वाली सारी लॉजिक है। मायोग्लोबिन क्या है? इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। कंपैरिजन याद रखना है, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, यहाँ पे कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? एक चेन है। दिस चेन इज एसोसिएटेड विद एन आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आयरन जो है वो बाइंड कर सकता है, लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है ना। याद रखना है कि ये आयरन जो है ये बाइंड करता है एक ऑक्सीजन के साथ, उसमें भी एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता था, बट वहां पे हीम ग्रुप 4 थे, 4 चेन में, तो यहाँ पे एक ही चेन है तो इसलिए एक ही है, ठीक है ना। इट इज फाउंड इन स्केलेटल मसल्स एंड इज द मेन रीजन व्हाई मीट अपीयर्स रेड। तो मीट की जो रेडनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? उसके अंदर मायोग्लोबिन होने की वजह से होती है। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल्स। यानी कि हमारे पास क्या होता है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हीमोग्लोबिन से जो आपके मसल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहां पे। मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रिलीज करती है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम हो जाता है, ठीक है ना। देखिए ना कि हमारे पास आमतौर पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। और ज्यादा पार्शियल प्रेशर में जाके हमारे पास जो बाइंडिंग कैपेसिटीज हम वो पढ़ रहे थे या कैरिंग कैपेसिटीज हमने पढ़ी है, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, मैं आपको रिकॉर्ड सेंड करूंगा तो वहां देखिएगा कि वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम पार्शियल प्रेशर पे जाके ये क्या करती है? रिलीज करती है। इन दिस वे इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन रेस्टिंग मसल्स, यानी कि वो मसल्स जो रेस्ट पे हैं, जो काम नहीं कर रहे, वो उनके अंदर स्टोर कर सकती है ऑक्सीजन को, और रिलीज तभी करेगी जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस है कि आपने डिफरेंस के जो 6-7 पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है आपने। सिंपली क्या है, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो है 4 आयरन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 4 आयरन ग्रुप हैं, ठीक है ना, हीम ग्रुप्स की फॉर्म में, इसमें एक ही है। और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं और इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। आरबीसी से मिलता है, मसल से मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन की और ये स्टोर करता है ऑक्सीजन को, और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने की कम है और इसकी ज्यादा एफिनिटी है बाइंड करने की, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन लूज करता है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 60 मिलीमीटर मर्करी, और ये कब करता है? जब 20 मिलीमीटर मर्करी पार्शियल प्रेशर होता है। यानी कि जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होती है तब भी हमारे पास जो है ये मायोग्लोबिन उसको स्टोर कर सकती है थोड़े से ज्यादा लंबे अरसे तक एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रिलीज रिलेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टू हिकअप्स, स्नीजिंग एंड स्नोरिंग। अब ये एक बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है जिसमें हिकअप्स, स्नीजिंग और स्नोरिंग के साथ रिलेट करेगा। यहाँ पे देखें हिकअप्स क्या है, ये स्पेस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम व्हाइल द ग्लॉटिस इज क्लोज्ड, यानी कि आपका ग्लॉटिस क्या था, आपके लैरिंक्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, लैरिंक्स का सबसे टॉप पार्ट जो है उसका हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस जो है, ठीक है ना, वो वहां पे क्या है कि हमारे पास ये क्लोज हो गया, प्रोड्यूसिंग अ शार्प रेस्पिरेटरी साउंड। ये वाला जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो रेस्पिरेटरी साउंड है, और ये रिफ्लेक्सिव है एंड सर्व नो नॉन फंक्शन, फंक्शन ऐसा इसका नहीं है, लेकिन हमारे पास रिफ्लेक्स है एक टाइप की, अचानक से जो होती है, ठीक है ना। और स्नीजिंग क्या है, डीप इंस्पिरेशन होती है फॉलोड बाय क्लोजर ऑफ द ग्लॉटिस, यानी कि आपको एक लंबी सी इंस्पिरेशन देनी पड़ती है, ठीक है ना, आपका ग्लॉटिस क्लोज हो जाता है, क्लोजर ग्लॉटिस का हो रहा है। अब इसमें क्या है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन दैट रिजल्ट्स अब्रप्टली ओपन्स द ग्लॉटिस, और फौरी तौर पे फोर्सफुल एक्सपिरेशन होती है और आप ग्लॉटिस आपका ओपन हो जाता है, सेंडिंग अ ब्लास्ट एयर थ्रू द नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी से एयर एकदम से बाहर निकलती है। अब इसकी वजह से आईलेट्स भी क्लोज हो जाते हैं रिफ्लेक्सिवली, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है, अचानक से होती है। और स्नीजिंग जो है ये रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है इरिटेटिंग स्टिमुलस का, जो नेजल म्यूकोजा यानी कि नोज के इंटरनल जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेनस लेयर है, म्यूकोजा जो है, वहां पे अगर इरिटेट करने वाली कोई चीज आती है, कोई एयर हो सकती है, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई स्मेल हो सकती है, तो उसकी वजह से अब ये जो है आपके अपर रेस्पिरेटरी पैसेजवे को ओपन करती है स्नीजिंग। स्नोरिंग क्या है, ये रेस्पी नॉइस है जब आप सो रहे होते हैं, ठीक है ना, इनहेल थ्रू द माउथ एंड द नोज, ठीक है ना, माउथ और नोज के थ्रू आप इनहेल करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे द नोज यूजुअली इज मेड बाय नॉइस कैसे होती है, वाइब्रेशन की वजह से होती है, सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट ना, आप अगर आप फील करें जब आप इंगल्फ करते हैं या अपनी टंग को अगर आप टच करें अपनी मुंह की रूफ पे, तो वहां पे एक सॉफ्ट पोर्शन है एंड पे जाकर, उसको सॉफ्ट प्लेट कहते हैं, विच मे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन। तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर जिसकी वजह से वाली साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है ना। तो आपकी टंग जो है वो टच कर रही होती है, सॉफ्ट प्लेट वाइब्रेट कर रही होती है, और इसके साथ जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं ये वो एबनॉर्मेलिटीज हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो सकती हैं, ठीक है। सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट लंग्स फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस वी ब्रीथ। हम बहुत सारी चीजों को ब्रीथ करते हैं जो हार्मफुल हैं, और हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम है, हमारे बहुत सारे और चीजें हैं जो कि इसको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब द हाफ हेयर अराउंड द नॉस्ट्रल्स, अब देखें आपने पढ़ा था हेयर्स हैं और म्यूकस है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी नेजल कैविटी को या आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास नॉस्ट्रल्स के अंदर जो हेयर्स हैं वो पार्टिकल्स वगैरह को कैप्चर कर लेंगे, और पार्टिकल्स को कैप्चर करने की वजह से जो हमारे पास उसके उन पार्टिकल्स को, हार्मफुल पार्टिकल्स को, उन चीजों को एंटर नहीं होने देंगे, क्लीन रखेंगे आपके पैसेज वेज को, ठीक है। अब वही वाली सारी बात बता रहा है कि जो हेयर्स अराउंड द नॉस्ट्रल्स, द म्यूकस लाइनिंग इन द नोज एंड द फेरेंक्स इन द सीलिया व्हिच आर म्यूकस elevator serve to remove foreign particles in the inspired air। तो इंस्पायर कर रहे हैं जो एयर, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह को ये क्या कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। और इसके बाद कंटिन्यूड इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, हमारे पास साइनसिटिस है, ठीक है ना। साइनसिटिस जो है ये क्या है कि हमारे पास इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना, ऑफ द नेजल साइनसेस दैट मे बी एक्यूट, ठीक है ना, यानी कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो 2 से 8 वीक तक भी रह सकते हैं, क्रॉनिक भी हो सकते हैं ज्यादा लंबे अरसे तक। याद रखना है एक्यूट और क्रॉनिक दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक्यूट जो होती है ये शॉर्ट टर्म होती है लेकिन एक्सट्रीम होती है, और क्रॉनिक जो होती है लॉन्ग टर्म होती है लेकिन हमारे पास माइल्ड होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये आपने दोनों में सिम्टम्स ज्यादा लॉन्गर चलेंगे तो वो क्रॉनिक होगा, और सिम्टम्स अगर तो आपके शॉर्टर होते हैं उसके कंपैरिजन में तो क्या होगा, हमारे पास ये एक्यूट होगा। अब the sinuses are holes in the skull between the facial bones। आपकी जो facial bones है ना, जब आप स्केलेटल पढ़ेंगे facial bones पढ़ते हैं, आपको हमारे पास
ये एथेमॉइड है, सेफेनॉइड है, ठीक है ना। इसी तरह से आप पढ़ते हैं इसके बारे में, आपकी जाइगोमेटिक है, डिफरेंट बोन्स है, मैक्सिला वगैरह। तो ये बोन्स के बीच में जो होल्स हैं, उन होल्स को आप कहते हैं साइनसेस, ठीक है ना। अब क्या इसमें हो रहा है कि साइनसेस के अंदर क्या है कि साइनसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई, ठीक है ना। तो क्या है, इन्फ्लेमेशन है नेजल साइनसेस के। और साइनसेस की इन्फ्लेमेशन एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। और साइनसेस क्या है, होल्स हैं आपकी स्कल की फेशियल बोन्स के बीच में। कॉज क्या हो सकता है, ये हमारे पास साइनसाइटिस जो है, साइनसाइटिस किस वजह से हो रहा है, ये कोल्ड और वेट क्लाइमेट की वजह से होता है। इनके ठंड होती है ना एकदम से, नमी होती है हवा में ज्यादा, यानी कि अगर आप फॉग हो रही है और फॉग में आप इनहेल कर रहे हैं, ठंडी हवा भी है और आप उसके अंदर मॉइस्ट भी ज्यादा, तो आप उसको इनहेल करें तो उसकी वजह से अचानक से आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। और एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, ठीक है ना, ओवर क्राउडिंग की वजह से भी हो सकता है, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है साइनसाइटिस, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, सिम्टम्स क्या है, फीवर हो सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नोज बंद हो सकता है, आपकी वॉइस जो है वो रस्पी हैवी सी हो जाएगी, आपके पास नेजल डिस्चार्ज पस की तरह का होगा, और आपकी सेंस ऑफ स्मेल लॉस हो सकती है, आपके मुंह के अंदर हेडिक पेन हो सकती है, हेडिक हो सकती है, और समटाइम्स जो है वो झुकने पे आपको ये ज्यादा चीज फील हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर मौजूद हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एंटीबायोटिक्स या सल्फर ड्रग्स देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर बिसाइड इट द फिजिशियन में आल्सो प्रिस्क्राइब नेबुलाइजेशन, जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, और हमारे पास ये एक्सेलरेट कर देगी रिकवरी, ठीक है। वो कहते हैं नेबुलाइज करेंगे, तो वो भी क्या होगा कि वो एयर जो जा रही है अंदर वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, जो इन्फेक्शंस हैं आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, इसके अंदर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है हाईली कंटेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग्स का, कंटेजियस यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड कर सकता है। अब लोग जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साथ जब उनका इंट्रेक्शन होता है या जिनको ये हो जाता है, एल्विलाई ब्रस्ट करते हैं, और इनमें हमारे पास इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, यानी कि एल्विलाई यानी कि जो आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। आपके रेस्पिरेटरी सरफेस जो है लंग्स के अंदर क्या है, एल्विलाई है, ठीक है ना, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो वहां पे जाके क्योंकि एल्विलाई जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो एक्सचेंज का सरफेस एरिया वो रिड्यूस हो जाएगा। अब सेल्स ऑफ द लंग टिश्यू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल अराउंड द बेसिलाई एंड आइसोलेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि क्या करते हैं, जो आपके लंग टिश्यू के सेल्स हैं वो कैप्सूल बना देंगे आपके बैक्टीरिया के गिर्द, ठीक है ना, और उसको सेपरेट कर देंगे बॉडी से। अब ये टाइनी कैप्सूल्स हैं, ठीक है ना, उसका हम ट्यूबरक्ले कहते हैं। और ट्यूबरकल्स जो हैं ये क्या हो जाता है, ट्यूबरकल कहते हैं, ट्यूबरकल्स जो होते हैं वो रप्चर हो सकते हैं, बैक्टीरिया को रिलीज कर देंगे, दैट इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो क्या है, आपके लंग्स के सेल्स जो हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, डिफेंस मैकेनिज्म जो आपके लंग्स का है वो बेसिलाई बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, उसको क्या करेंगे, उसको कवर अप कर देंगे कैप्सूल्स के अंदर, और उनको ट्यूबरकल्स कहते हैं, और ट्यूबरकल्स रप्चर करते हैं और बैक्टीरिया को रिलीज कर सकते हैं जो कि लंग्स में और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब परमानेंटली ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है, इसका कॉजिंग एजेंट का नाम अपने याद रखना है, पॉजिटिव एजेंट का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब उसने कहा है कि देयर इज अ लो ग्रेड इंटरमीडिएट फीवर यूजुअली इन द इवनिंग, ठीक है ना, रात को मोस्टली फीवर होता है इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। और नाइट में स्वेट आते हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एनोरेक्सिया कि भूख आपको नहीं लगती ज्यादा, ठीक है ना, आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आपको इसके अलावा क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ड्राई कफ हो सकती है, और स्पीटम हो सकती है इसके साथ। और इसके अलावा आपको बॉडी में पेन्स हो सकती हैं, चेस्ट में खासतौर पे, और ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा ऑफ द लंग्स, प्लूरा असल में लंग्स की मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको पेन भी चेस्ट के अंदर हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है क्योंकि इसका बैक्टीरिया बहुत ढीठ किस्म का होता है, इतनी जल्दी से जान नहीं छोड़ता, ठीक है ना, तकरीबन 9 मंथ तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। और दिस इज कॉल्ड डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना, डॉट्स इसको बोलते हैं, याद रखना डॉट्स पूरा नाम क्या है, डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना। और ये ट्रीटमेंट जो है ये पेशेंट को दी जाती है, आप इंश्योर्ड मेडिसिन इनटेक जो है वो कम्प्लीटली क्योर कर दे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लें कि 15% जो टीबी है पेशेंट डेवलप इन द डिजीज
develop the disease in an organ other than the lung, ठीक है ना, जैसे कि lymph nodes में, gastrointestinal tracts में और bones और joints में ये प्रॉब्लम हो सकती है 15% लोगों को, यानी कि आपके लंग्स के अलावा किसी रीजन के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन इसका वहां से स्टार्टअप होता है। अब और डिसऑर्डर्स लंग्स के क्या क्या हैं, लंग्स के डिसऑर्डर्स आपने देख लें, दो तरह के कॉमन डिसऑर्डर्स को इसने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 है लंग कैंसर। लंग कैंसर जो है, कैंसर आपको पता है कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो डेवलप हो जाता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से, उसको हम कैंसर कहते हैं। अब कॉजिंग क्या हो सकती है इसकी, स्मोकिंग मेन कॉज है इसका, ठीक है ना, क्योंकि टोबैको स्मोक जो है इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं, वो हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस हमारे पास ये कंपाउंड है, मेटल है, एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक है, और हमारे पास रेडिएशंस वगैरह, गामा रेडिएशंस हैं, एक्सरेज वगैरह, और ये चीजें भी हमारे पास कार के अंदर से जो कंपाउंड निकलते हैं, फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं एग्जॉस्ट से, उसके अंदर से भी कार्सिनोजेंस हो सकते हैं जो कि लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। यानी कि आपका स्मोक जो है, जो चाहे वो आपका व्हीकल्स का स्मोक हो या आपका सिगरेट का स्मोक हो, उससे आपको लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं, जो थिकनिंग एंड कैलसिंग, ठीक है ना, ऑफ द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई को जो सेल कवर अप कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगी, ओवर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, लेयर मोटी होनी शुरू हो जाएगी। और हमारे पास सीलिया जो लॉस होने शुरू है, दैट इट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स, यानी कि जो सीलिया हैं, जो कि बालों की तरह के बारीक स्ट्रक्चर्स हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं डस्ट से और इस तरह के पार्टिकल से, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब द ट्यूमर में ग्रो अनटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द लंग, तो हमारे पास ब्रोंकस ब्लॉक हो जाएंगे और आपके लंग्स को एयर सप्लाई नहीं मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या है कि आप लोग वो लंग वाली जो है उसको रिमूव कर दें बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ हैव टाइम टू फॉर्म, यानी कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ अभी तक नहीं बनी तो आप वो वाले लंग के अंदर से वो वाला लोब रिमूव कर लें, और इस ऑपरेशन को हम कहते हैं न्यूमोनेक्टमी कहते हैं, न्यूमोनेक्टमी कहते हैं। और ट्रीटमेंट जो है इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग इसने बता दिए, जो स्मोकिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, सिगरेट के अंदर 85% लंग कैंसर के चांसेस हो सकते हैं सिगरेट पीने वाले पर्सन में। लंग कैंसर के अलावा सिगरेट जो है ये मेजर कॉज हो सकता है माउथ कैंसर का, लैरिंक्स का, इसोफेगस का कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है। और सिगरेट स्मोकिंग जो है ये लंग डिजीज कॉज कर सकती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी, और एम्फीसीमा, ये एम्फीसीमा वगैरह आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, वो आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पैसेज वे नैरो हो जाते हैं, इस तरह की सारी चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखना है कि सिगरेट स्मोक जो है इसके अंदर केमिकल्स हैं जो कि इरिटेट करते हैं आपके पैसेजवे को, और मॉर्निंग कफ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और स्मोकर जो है इनको निमोनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि और डिस्ट्रॉयड सीलिया जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आपके लंग्स को बैक्टीरिया से और वायरसेस जो फ्लोट करते हैं एयर के अंदर। और ज्यादा इमिडिएटली जो स्मोकिंग जो है कैन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ विद इन अ शॉर्ट टाइम, इट कैन आल्सो वर्सन एस्थमा एंड एलर्जीज, तो ये सारे काम भी इनको एक्सट्रीम कर देती है, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन